गाइस मैं बहुत सारे जगह पे देख रहा हूँ कि पुरानी तरीकों से ही मराठी का पेपर बताया जा रहा है और वही बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। गाइस देखो, आप सभी को बताना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम 2024 का आप एग्जाम देने वाले हो तो मराठी का नया पैटर्न जिस तरह से 2024 में आने वाला है वो सभी चीजें मैं यहाँ बताऊंगा। प्लीज एक एक चीजों को ध्यान से सुनना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि पैटर्न कैसे आने वाला है और क्या क्या आने वाला है। एक एक चीजें बताऊंगा और कहां से क्या तैयारी करनी है वो भी चीजें इसके अंदर मैं कवर कर दूंगा। अब गाइस इसके बाद जो मेरा प्लान है वो साइंस 1 और साइंस 2 को लेके है कि बहुत सारे बच्चे साइंस 1 एंड 2 में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लर्न कर रहे हैं। भाई वैसा पहले ही होता था, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर बोर्ड एग्जाम 2024 का आपको एग्जाम देना है तो आपको ये सभी चीजें समझनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि साइंस 1 एंड साइंस 2 का मैं पेपर पैटर्न लाऊं तो इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूं। अगर 500 आपने पूरा कर दिया तो जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको साइंस 1 और उसके बाद साइंस 2। तो चलो फटाफट लाइक कंप्लीट कर दो, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। इससे एक मोटिवेशन आता है हमारे अंदर कि भाई 10th वाले बच्चे कर रहे हैं, इनके लिए बहुत सारी चीजें नई नई चीजें लेके आओ। तो अब देखो गाइस, कुल मिला के जो मराठी का पेपर होगा, पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है, बट अगर मैं पूरे मराठी की बात करूं तो टोटल 100 मार्क्स आपको देगा और 100 में से 20 मार्क्स आपका ओरल रहता है। और ओरल की अगर मैं बात करूं तो 20 में से 17-18 मार्क्स आपको मिल ही जाता है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर, टीचर ने बोला तू बहुत मस्ती करता है, तू ये बहुत करता है वो करता है। देखो भाई, सबको बोल रहा हूं, सबको 17-18 मार्क्स मिलता ही है। ओके, रियरली कोई होगा जिसको 10, 11, 12 मिलेगा, बट 17-18 मार्क्स सबको मिलता है। क्योंकि देखो हर स्कूलों को अपने रिजल्ट को लास्ट में शो करना रहता है, दिखाना रहता है कि भाई मेरे स्कूल का इतना रिजल्ट आया है। तो भाई अगर वो खुद ही इंटरनल मार्क्स कम गिरा देंगे बच्चों को तो कहां उनका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से बनेगा। तो इसका टेंशन मत लो। अगर आपने यूनिट टेस्ट में अच्छा कवर किया, सेमेस्टर में अच्छा कवर किया तो भाई 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स भी मिलता है। तो वहां पूरा मिल गया। बस बात रहती है अपना जो पेपर अपना रहता है, जो बोर्ड का पेपर आता है उसमें से 80 में से अपने को अच्छे मार्क्स स्कोर करना, ये अपना टारगेट होना चाहिए। तो अगर मैं बताना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले विभाग 1 गद्य विभाग। गद्य विभाग में हमें दो पैसेज आएंगे, सीन पैसेज। देखो अ और आ, पठित उतारे, 2 सीन पैसेज आएगा और दोनों सीन पैसेज में आपको कृति, आपको पता है ऐसे सर्कल बना रहता है, बॉक्स बना रहता है, तो उसको पढ़ के उसमें क्या देना है, आंसर देना है। और ये दोनों जो पैसेज आएंगे आपके बुक के पैसेज होंगे। ऑलरेडी आपने स्टोरी सुनी होगी, आपने स्कूलों में सुना होगा या कहीं तो सुना होगा, जिससे आप इसको आराम से लिख सकते हो। अगर मैं अब बात करूं अ और आ, ऐसे 2 पैसेज आएंगे और उससे रिलेटेड दोनों में आकलन कृति आएगी। अब बात करूंगा स्वमत कृति। स्वमत कृति एक ऐसा क्वेश्चन होता है गाइस जो आपको क्वेश्चन के बेसिस पे आपके विचार पूछे जाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो उसको बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने 5 से 6 लाइनों में लिख दिया तो भाई 3 में से ना 2 मार्क्स आराम से, 1.5 से 2 मार्क्स तो सबको मिलता है गाइस। बस यहाँ एक चीज ध्यान में रखना रहता है कि आप बोलोगे सर मेरे को टीचर ने बोला ना तेरा ना हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं दिखता। देखो गाइस, मैंने बच्चों को बोला है एक बच्चा टाइपराइटर जैसा लिखता है, एक बच्चा नीट और क्लीन लिखता है। तो जो नीट और क्लीन भी लिखता है ना उसको भी उतने ही मार्क्स मिलते हैं। हाँ, अगर टाइपराइटर जैसा लिख रहे हो पर बहुत कट शट कर रहे हो तो भाई देखने में बहुत गंदा लगता है और आपको भी इतने मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए पेपर नीट और क्लीन रहेगा ना तो आपको इतने ही मार्क्स मिलेंगे। भले मराठी में या किसी लैंग्वेजेस में अभी तक कभी इतना मार्क्स नहीं मिला था, बट अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर ये चीजों को आप फॉलो करोगे, क्योंकि नीट और क्लीन रखना है पेपर। अब गाइस, एक गद्य विभाग में ही जो ई आएगा वो अपठित उतारा आएगा। अपठित उतारा मतलब अनसीन पैसेज, एक ऐसा पैसेज दिया रहेगा जो आपके बुक का नहीं रहेगा और उससे रिलेटेड 2 आकलन कृति रहेगा, मतलब उसमें से देख के हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा और ये होगा 2 मार्क्स का। तो भाई इस तरह से 18 पे से ना अगर आप बहुत अच्छे से करोगे, और इसके लिए आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो अनसीन पैसेज अपठित उतारा का तो आप कहीं से भी नहीं कर सकते, पर पठित उतारा का आपको करना है तो नवनीत का डाइजेस्ट ले लो, या तो कुछ ही दिनों के अंदर आप सभी के पास नवनीत का 21 भी मार्केट में मिलना स्टार्ट होगा, लेटेस्ट नया वाला। तो वो आप यूज करके जो भी जितने पैराग्राफ है उनके नीचे जितने भी क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और वैसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे। तो 18 में से ना 16 मार्क्स तो मिल ही जाता है अगर आपने इतना मेहनत किया है। अब बात करते हैं विभाग 2 पद्य विभाग। पद्य विभाग मतलब गाइस आप सभी को पता है, पद्य विभाग ये हमारा पोएम सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन? पोएम सेक्शन। और पोएम सेक्शन के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊंगा कि इसके अंदर अनसीन नहीं होता, जो आपके बुक में पोएम दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैंने बच्चों को बोला है, देखो अगर आप यहाँ की तैयारी कहीं से नहीं कर रहे हो तो भी वहां पढ़ के बहुत बार आप क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। जो क्वेश्चंस के आंसर मतलब जो आकलन कृति दिया हुआ है उनके आंसर लिख सकते हो।
बट पोयम की बात ही निराली है भाई। पोयम बहुत टेंशन देता है। पोयम टेंशन क्यों देता है? क्योंकि पोयम को सेम टू सेम उठा के हम रख नहीं सकते। पोयम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा रहता है, बहुत बार पोयम हमें समझ में नहीं आता तो हम सही तरीके से लिख नहीं पाते। इसलिए मैंने बच्चों को बहुत बार बोला है कि अगर आपको पद्य विभाग का प्रैक्टिस करना और पूरे मार्क्स निकालने हैं, आपको चाहिए कि आपको 16 के 16 मार्क्स मिलेंगे, तो आपको जितने भी आपके बुक में जितने भी पोयम दिए हुए हैं उनको नवनीत के डाइजेस्ट या नवनीत का 21 उसके नीचे पैराग्राफ देख देख के, जितने जो पोएम से रिलेटेड जो चीजें दिए उनके नीचे जितने क्वेश्चंस दिए उनकी लिख लिख के प्रैक्टिस आराम से कर लो, तो ये पूरे के पूरे मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिलेंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि या तो नवनीत का 21 जो नया आने वाला उससे भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है पोएम सेक्शन में। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब देखो, आकलन कृति और यहाँ एक ग्रामर दिया रहेगा, व्याकरण दिया रहेगा, काव्य सौंदर्य मतलब भावार्थ। ओके, आपको एक लाइन दिया रहेगा, उस लाइन का भावार्थ लिखना पड़ेगा। और ये सभी चीजें अपने चैनल पे है। हमने बताया भी कि आपको कम टाइम में कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो भी वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है। बस आप टॉपिक जो आपका पोएम का नाम है वो लिखो, गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपकी आंखों के सामने फटाक से प्रकट हो जाएगा। ओके, तो गाइस अब देखो नीचे भी गाइस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 5 आपको करना पड़ेगा, तो आपको पूरे मिलेंगे 8 मार्क्स। इसलिए मैंने बोला कि पोएम सेक्शन बहुत जरूरी है। पोएम सेक्शन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है, तो उसको जाके बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो कि हम कम टाइम में उसको पूरी तरह से कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहां आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्थूल वाचन। यहां से जो मार्क्स स्टार्ट होता है ना, ये हमारी झोली में हमारे ऊपर है कि हमें लेना है कि नहीं लेना है। इसके लिए हमें पता है कि ये सेम टू सेम ऐसा ही आने वाला है। अब जितने स्थूल वाचन है, रैपिड रीडिंग जितने दिए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस लर्न कर लो, दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि उसमें से 3 दिया रहेगा, 3 में से 2 हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना रहेगा। सेम टू सेम उतार के आ जाओ, तो ये आप लर्न करना स्टार्ट कर दो। अब विभाग 4 की बात करूं, व्याकरण कृति। ये जितने व्याकरण दिए हुए हैं ना, व्याकरण और भाषा अभ्यास, वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार, ये सभी अपने चैनल पे है। बस टॉपिक लिखो और टॉपिक लिखने के बाद गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। हर वन शॉट भी है गाइस, जिसके अंदर सब कुछ करवाया है। इसके बाद शब्द संपत्ति, लेखन नियम, विराम चिन्ह, ये भी अपने चैनल पे है। इसके बाद गाइस विभाग 5 में बात करूंगा ओके, की बात करूं तो 6 मार्क्स का है, और उसके अंदर 2 चीजें रहती है, पत्र लेखन किंवा सारांश लेखन। मैंने बच्चों को हमेशा, अगर मैं रहता और बच्चों को मैं हमेशा बोलता पत्र लेखन लिखो, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इसमें 2 ऑप्शन रहता है। मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि जो औपचारिक पत्र होता है वो पत्र लेखन में लिखा करो, क्योंकि उससे जो फॉर्मेट रहते हैं ना, अगर उन फॉर्मेट को भी आप फॉलो करोगे तो भी आपको बहुत मार्क्स 6 में से एटलीस्ट 4 साढ़े 4 मार्क्स तो फॉर्मेट फॉलो करने पे ही अपने को मिल जाता है। अगर कंटेंट में थोड़ा अंदर गड़बड़ी है ना, बस गड़बड़ी है, पर अगर आपका पेपर बहुत क्लीन है, अंदर सिस्टम में गड़बड़ है, पर आपने फॉर्मेट भी फॉलो किया है, सिस्टम अंदर से थोड़ा गड़बड़ है, चल जाता है, वो दिखता नहीं है। आपने फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से फॉलो किया कि ऊपर वाली लाइन कितनी लिखनी, मिडल लाइन कितनी, लास्ट लाइन कितनी लिखनी है, स्टार्टिंग में कितना लिखना है, एंडिंग में क्या लिखना है, वो सभी फॉलो किया ना, 4 मार्क्स तो सबको फिक्स होता है। इसीलिए मैंने बच्चों को बोला है सारांश लेखन के बदले आप पत्र लेखन लिखो, इससे मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 का जो आ वाला पार्ट है, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन। इसके अंदर गाइस कोई भी 2 लिखना है 5-5 मार्क्स के लिए। मैंने इसमें बच्चों को हमेशा बोला है कि जाहिरात लेखन और बातमी लेखन ये दोनों लिखो, क्योंकि ये दोनों के भी फॉर्मेट होते हैं, और ये दोनों के फॉर्मेट वाइज अगर आप जाते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिलते हैं भाई। 95 96 मार्क्स अपने ऑफलाइन बैच में बच्चों को मिला हुआ है। समझ में आ रहा है? तो आराम से लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जितना आपने 9th 8th 7th में कभी नहीं मिला होगा ना, अब मिलेगा, क्योंकि आप रूल्स को फॉलो करके अब लिखना स्टार्ट करोगे। पहले कैसे लिखते थे बस, अब रूल्स को फॉलो करके लिखोगे ना, पूरी चीजें मिलेगी। तो जाहिरात लेखन और बातमी लेखन, और ये दोनों भी कंटेंट ऑलरेडी अपने चैनल में बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। कथा लेखन का भी बनाया हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 5E जो हमारा लास्ट है, जिसको हम बोलते हैं निबंध लेखन। और निबंध लेखन में बच्चों को हमने वैचारिक, ये तीन से रिलेटेड टॉपिक आता है, प्रसंग लेखन आता है, आत्मकथन आता है, वैचारिक आता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिखो, बट मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि प्रसंग लेखन आत्मकथन से ज्यादा बेटर वैचारिक होता है। वैचारिक से रिलेटेड जो निबंध है वो लिखोगे ना, तो उसमें मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बट ओवरऑल ये आपके ऊपर है, और इसके बारे में अपने ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाया हुआ है, बताया हुआ है।
तो भाई जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक बताओ, जिससे और ये इसकी बता रहा हूँ, इसकी भी प्रैक्टिस आपके पास देखो, ये ऐसा कुछ बुक ले लो जिसके अंदर बहुत सारी कहानियां लिखी रहे, निबंध लिखा रहे, तो डेली एक टारगेट रखो कि मुझे एक निबंध डेली रीड करना है। ओके, तीनों लैंग्वेजेस के एक निबंध मुझे डेली रीड करना है। तो एक रीड करते जाओगे तो नए नए शब्द आपके दिमाग में फिट होते जाएंगे, और नए नए शब्द अगर दिमाग में फिट होते जाएंगे तो वो शब्द नए नए शब्द लिखोगे ना, तो आपका जो लिखने का तरीका है ना बहुत अच्छा दिखेगा, और बाकी लोगों से हटके दिखेगा, तो मार्क्स भी बाकी लोगों से हटके मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।